हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। मैं प्रवीण पांडे। तो आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रांच इन गेट एग्जाम। तो देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको जो बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स बहुत ज्यादा नेसेसरी हैं टू स्कोर गुड मार्क्स इन द गेट एग्जाम। और ये टॉपिक्स अगर आपने कवर कर लिया तो आप 60 मार्क्स मिनिमम आप स्कोर कर सकते हैं इन द गेट एग्जाम। ठीक है, जिससे क्या होगा कि हो सकता है कि आपके मार्क्स को बूस्टअप मिले, और अगर आपने बाकी टॉपिक्स जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उसको भी अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसमें मैं यहाँ पर आपको वो सारे टॉपिक्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा कि ये टॉपिक्स तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। अगर आप टॉपर में जाना चाहते हैं तो भी आपको ये टॉपिक छोड़ने नहीं होंगे। इस टॉपिक से आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है करने होंगे। रिपीटेड क्वेश्चंस लगभग हर साल इस टॉपिक से जरूर आए हुए हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर वन बाय वन मैं टॉपिक्स को जो है बताऊंगा। लेकिन एक बात और समझिएगा, यहाँ पर जो भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, जो भी आपके जो है अपकमिंग कुछ ईयर में गेट को प्रिपेयर करने वाले हैं या फिर जो गेट एग्जाम को फोकस करने वाले हैं, उनके लिए भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वहां पर भी क्योंकि जब वो कॉलेज में है तो वहां पर भी वो ये टॉपिक्स को फोकस करके चलेंगे तो उनको आगे चल करके भी इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो वन बाय वन मैं यहाँ पर टॉपिक को डिस्कस करता हूँ और यहाँ पर आपको बताता हूँ कि यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे और समझेंगे कि हाँ सर, ये आप, और एग्जाम देने के बाद आप खुद ही बताएंगे कि यस सर, इस टॉपिक से क्वेश्चन जो है आए हुए हैं। ठीक है, तो वन बाय वन यहाँ पर टॉपिक्स को लेके चलता हूँ। सब्जेक्ट वाइज मैं यहाँ पर टॉपिक्स को लूंगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करता हूँ नेटवर्क थ्योरी से। नेटवर्क थ्योरी जो हमारा सब्जेक्ट है, ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि ये आपका बेस है। विदाउट दिस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड अदर सब्जेक्ट्स आल्सो। क्योंकि मैंने आपको जो नेटवर्क थ्योरी जब पढ़ाया था तो भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप किसी और सब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर सकते हैं। ये आपका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं मशीन के बारे में बात करूं, पावर सिस्टम, या फिर जो है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी सब्जेक्ट के बारे में बात करता हूं, विदाउट नेटवर्क आप पढ़ नहीं सकते हैं। मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको जो डील भी किया है। ठीक है, अब देखिए नेटवर्क थ्योरी में अगर मैं बात करता हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द गेट पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैं यहां पर बोलूंगा सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा इंपॉर्टेंट होगा वो मेरा रहेगा ट्रांजिएंट एनालिसिस। ठीक है, ट्रांजिएंट एनालिसिस। और देखिएगा ट्रांजिएंट एनालिसिस में भी मैंने आपको बता रखा है कि फर्स्ट ऑर्डर ही आपको पढ़ना है। फर्स्ट ऑर्डर को आपको ज्यादा फोकस करना है। मतलब क्या है, बेसिकली इसमें आपको जो है आरएल या फिर आरसी सर्किट को फोकस करना है। ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, आरएल या फिर जो है आरसी सर्किट हो गया। ठीक है, आई होप वो सारी चीजें आपने जो है क्लियर कर भी रखी होंगी और अच्छे से पढ़ भी रखा हो। मैंने बहुत अच्छे तरीके से डील भी किया है। इसके बाद देखिएगा नेटवर्क में सेकंड जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो हमारा होता है केवीएल केसीएल। ठीक है, तो ये केवीएल केसीएल से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना, तो इसको भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। और ये केवीएल केसीएल तो आपको आता ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक आप जो है 12th में भी आपने पढ़ रखा है, तो आई होप वहां से भी चीजें आपको काफी हद तक क्लियर होंगी। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूं थ्योरम्स की, तो थ्योरम्स में मैंने आपको बताया था कि सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसमें आप अगर फोकस करना चाहेंगे, मैं आपको वो बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, थ्योरम्स के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो थेवेनिन्स थ्योरम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो नॉर्टन्स है। ठीक है, नॉर्टन्स हो गया। और उसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर और सुपरपोजिशन। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो गया और मैक्सिमम पावर लिख देता हूं, और इसके बाद लास्ट क्या है, सुपरपोजिशन हो गया। ठीक है, तो ये चीज आपको जो है देखना पड़ेगा। बाकी कुछ रिमेनिंग है उसको नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा, बट मैं ये बोल रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, इतना तो आपको जो है करना ही पड़ेगा टू गेट द गुड स्कोर। ठीक है, तो नेटवर्क थ्योरी में इतना आपको मतलब मिनिमम लेकर के चलना पड़ेगा। इसके बाद मैंने आपको जो ग्राफ थ्योरी और बाकी और भी जैसे जो टू पोर्ट हो गया, ग्राफ थ्योरी हो गई, ये सारे भी मैंने आपको जो बता रखे हैं। ईएससी पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी बहुत ज्यादा नेसेसरी है, बट गेट पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा नेसेसरी नहीं है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस उससे जो पूछे नहीं गए हैं, इसलिए मैं उसको जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में नहीं कवर करता हूं। ठीक है ना, अब देखिएगा तो नेटवर्क थ्योरी में हमारे ये इतने हमारे इंपॉर्टेंट हो गए। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं तो ये सब्जेक्ट हमारे यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिकल मशीन। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रांच, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बिना हम लोग कभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिना मशीन के कुछ भी नहीं चल सकती है।
ठीक है ना। और वैसे भी देखिएगा इलेक्ट्रिकल मशीन ही बेसिकली क्या होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करता है। जनरेशन कहां से स्टार्ट होता है, मशीन से। इलेक्ट्रिकल मशीन ही जनरेट करती है। उसके बाद ही आपका जो पावर सिस्टम की चीजें जो आती हैं, फिर आपके जो नेटवर्क लगेगा, बाकी सब कुछ लगेगा, बट मशीन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मशीन अगर मैं बात करूं सिर्फ जो गेट को छोड़ करके, चलिए हटा देता हूं, एक बार जो गेट को आप भूल जाइए, तो गेट, ईएससी, कोई भी आप टेक्निकल एग्जाम देंगे तो इलेक्ट्रिकल मशीन वहां पर काफी अच्छा वेटेज रखता है इन इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, ठीक है। अब देखिए गेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो सबसे पहले जो मेरा टॉपिक आता है इलेक्ट्रिकल मशीन में वो आता है ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। जैसे कि ट्रांसफार्मर, ठीक है ना, इसमें आपको पता है कि आप जो है स्क्वाड कनेक्शन, पैरेलल ऑपरेशन, ये सभी टॉपिक्स आप जो डिस्कस करते हैं, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर द गेट पॉइंट ऑफ व्यू। बट इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रांसफार्मर में आपको एफिशिएंसी निकालने का बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर आप उठा के देख भी सकते हैं। एफिशिएंसी का क्वेश्चन लगभग हर साल रिपीट होता है, ठीक है ना। तो एफिशिएंसी हो गया। लॉसेस का मतलब क्या है, एडी करंट लॉसेस, और यहाँ पर हिस्टेरिसिस लॉसेस, या फिर आपका जो कॉपर लॉस, ये सारी चीजें भी आपके ट्रांसफार्मर के अंदर आती है। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ट्रांसफार्मर पे एफिशिएंसी हो गए और हमारे जो लॉसेस हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं तो ऑटो ट्रांसफार्मर, इट इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। ऑटो ट्रांसफार्मर में आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं कि आपको सिर्फ जो कनेक्शन दिया होगा किसका, नॉर्मल जो है 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का कनेक्शन देगा और उसको ऑटो ट्रांसफार्मर का जो कन्वर्ट करना है तो उसकी पावर रेटिंग क्या होगी, या फिर वहां पर करंट कितनी फ्लो होगी, ये सारी चीजें आपसे जो पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट क्या हो गया, एफिशिएंसी एंड लॉसेस। सेकंड हम लोग बात करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर, इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं तो यहाँ पर ईएमएफ इक्वेशन से भी कई बार जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डॉट कनेक्शंस इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। डॉट कनेक्शन इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, बात क्लियर है। डॉट कनेक्शन, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट हमारे पास आता है डीसी मशीन्स। डीसी मशीन्स इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। देखिएगा डीसी मशीन्स में आपको पता है कि यहाँ पर आप जनरेटर और मोटर दोनों को डिस्कस करते हैं, बट ध्यान रखिएगा अगर आप प्रीवियस ईयर उठा करके अगर आप देखते हैं तो वहां पर मैक्सिमम टाइम्स जो क्वेश्चंस पूछा गया है वो आपका जो है स्पीड और ईएमएफ के रिलेशन पे पूछा गया है, दैट इज n1 by n2 is equal to e1 by e2। तो n1 by n2 is equal to e1 by e2, it is one of the basic formula for the DC machine, but it is asked so much times। काफी बार इस टॉपिक पे, इस एक सिंगल इक्वेशन पे क्वेश्चंस जो है रिपीटेड हुए हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको जो है मेनली जो फोकस करना है वो आपको जो है इक्वेशंस पे फोकस करना है, इक्वेशंस पे फोकस करना है। और इक्वेशंस कौन कौन सी, यहाँ पर टॉर्क हो सकती है और पावर की, ठीक है, टॉर्क, पावर और स्पीड, ठीक है ना। यहाँ पर टॉर्क, पावर और स्पीड की इक्वेशन आप यहाँ पर देखने को, आपको यहाँ पर जो है देखना पड़ेगा, या फिर जो है दिमाग में रखना पड़ेगा। बेसिकली उसको आप जो ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। उसमें आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। और कभी कभी यहाँ पर इस तरह के जो है टॉर्क में कितना वेरिएशन होगा कि जैसे जो है टॉर्क 4 टाइम्स कर दिया गया, स्पीड को हम लोग इतना चेंज कर दिए, लाइक दिस, ऐसे भी क्वेश्चंस कई बार रिपीट हुए हैं। बट उसका जो स्टार्टिंग कहां से होगा, यहाँ से आपको जो है पता होना चाहिए उसकी इक्वेशन यहाँ पर जो क्या फॉर्म होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, E1 by E2 is equal to N1 by N2, ठीक है ना। और इस पे आप देख सकते हैं काफी बार क्वेश्चन जो है रिपीट भी हुए हैं। इसके बाद देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, ये हमारे पास खत्म हो चुका है। इसके बाद मैं चलता हूं, मेरे पास क्या सिंक्रोनस बचा है और इंडक्शन बचा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ सिंक्रोनस मशीन में, तो सिंक्रोनस मशीन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वी कर्व है, ठीक है। वहां पर आपका जो है ईएमएफ के वेरिएशन पे आपका क्या फर्क पड़ता है, अंडर एक्साइटेशन, ओवर एक्साइटेशन, बेसिकली वो आता कहां से है, आपके फेजर के रिप्रेजेंटेशन से आता है। तो फेजर्स आपको बहुत ज्यादा क्लियर होने चाहिए फॉर द गेट पॉइंट ऑफ व्यू इन केस ऑफ द सिंक्रोनस मशीन। बहुत बार बच्चे लोग सिंक्रोनस मशीन को छोड़ देते हैं क्योंकि उनको फेजर क्लियर नहीं होता है, इसीलिए मैंने फेजर को बहुत ही अच्छी तरीके से नेटवर्क में भी डील किया है। जब आप एसी एनालिसिस जब मैंने आपको जो पढ़ाया है नेटवर्क में, तो वहां पर मैंने फेजर को बहुत अच्छी तरीके से बताया कि बच्चा लोग देखो स्टार्टिंग कहां से होती है फेजर की। तो अगर आपको नेटवर्क का फेजर का बेसिक अगर आपको जो क्लियर है ना, तो मशीन में कहीं पर भी किसी भी फेजर में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो मशीन हो, पावर सिस्टम हो, या फिर कोई भी सब्जेक्ट का फेजर हो, आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए मैंने आपको तभी बोला था कि बच्चा लोग फेजर को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करना, ठीक है। अब देखिएगा इसमें अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, सिंक्रोनस मशीन्स हैं। तो सिंक्रोनस
सिंक्रोनस में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपका क्या है, वो हमारे पास है फेजर्स, ठीक है ना। फेजर्स तो आपको जो है ध्यान में रखने ही है, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, आपको जो है वी कर्व देखना पड़ेगा। वी कर्व में आपका जो है क्या क्या आता है, वो सब चीजें आपको जो है ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि वहां पर ईएमएफ और पावर के बीच में एक रिलेशन आता है, वो भी आपको जो है देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा सिंक्रोनस में आपके जो और भी टॉपिक्स है जैसे केपी और केडी, मतलब क्या है वहां पर पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे निकालते हैं, वो सब भी आपको ईएमएफ इक्वेशन में मिल जाएगा। तो थर्ड देखिएगा हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है, ईएमएफ इक्वेशंस। ईएमएफ इक्वेशन, दिस इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको जो सिंक्रोनस के अंदर देखने को मिलेंगी। इसके बाद देखते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इंडक्शन में। अब देखिए इंडक्शन मशीन में अगर मैं बात करता हूं इन केस ऑफ द गेट ओनली की अगर मैं बात करता हूं तो 3 फेज को वो ज्यादा फोकस करते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मशीन जो है वो आपके बाकी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट गेट में वो आपके जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर को वो ज्यादा फोकस करते हैं। जनरेटर तो वैसे सिलेबस में है बट वो आता नहीं है, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर इंडक्शन में आपको जो फोकस क्या करना है, 3 फेज, ठीक है ना, और वो भी इंडक्शन मोटर को फोकस करना है। और इंडक्शन मोटर में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपका क्या है, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है ना, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। इससे भी आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट, इसकी इक्वेशंस आप देख लीजिएगा। इक्वेशंस इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं बच्चा लोग। इक्वेशंस का मतलब क्या है सर, यहाँ पर जो है आपकी जनरेटेड पावर जो होती है पीएमडी होता है। पीसीआर का मतलब क्या होता है आपका जो है वहां पर लॉसेस कितने होते हैं, कॉपर लॉस कितना हो रहा है, ग्रॉस पावर डेवलप्ड कितनी हो रही है, एयर गैप पावर क्या है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर इक्वेशन में देखने को मिलेंगी। उसके साथ साथ वहां पर मैंने आपको जो टॉर्क के सारे फॉर्मूलेस बताए थे कि टॉर्क वहां पर जो कैसे आता है और वहां पर टॉर्क कितने बनते हैं, या फिर टॉर्क की इक्वेशंस क्या हो सकती हैं, स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, मैक्सिमम टॉर्क क्या होता है, रेजिस्टेंस के वेरिएशन पे क्या फर्क पड़ता है, वो सारी चीजें मैंने बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर रखी हैं। तो ठीक है, तो यहां पर देखिए टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक हो गया, इक्वेशंस हो गए, ये सारे पॉइंट्स भी आपको जो है ध्यान में रखने पड़ेंगे। और साथ साथ में इक्विवेलेंट डायग्राम भी आपको देखना पड़ेगा जो कि आपका रिजेम्बलेंस करता है एज इन केस ऑफ द ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। तो देयरफॉर आपको मैंने वहां पर ये भी बताया था कि इसको जनरलाइज्ड ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, किसको, इंडक्शन मशीन को, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर मैं थर्ड पॉइंट जो बोलता हूं वो मेरा थर्ड पॉइंट क्या है, ये है कि हम इसके इक्विवेलेंट डायग्राम को भी अच्छे से पढ़ेंगे फॉर द गेट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। आई होप कि ये सारी चीजें आपको जो क्लियर हो रही होंगी और आप बहुत अच्छे तरीके से इसको एक जगह आप जो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको आगे भी काम आने वाला है, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए ये आपका इलेक्ट्रिकल मशीन में इतना हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट है। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, दैट इज कॉल्ड एज द पावर सिस्टम। अब पावर सिस्टम में हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं। बच्चे लोग कहते हैं कि सर ये तो आपका बहुत ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट है। यस है, बिल्कुल। जनरेशन से कितने क्वेश्चन आते हैं सर, नहीं आते हैं, ठीक है। नॉर्मली एक मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि आपका जो है पीक लोड प्लांट या फिर जो है बेस लोड प्लांट क्या होते हैं, बट मैं यहाँ पर सिर्फ बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करता हूँ तो फर्स्ट मेरे पास जो आता है दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है ना। ट्रांसमिशन लाइन आपकी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब ट्रांसमिशन लाइन में आप पढ़ते क्या है, जीएमडी जीएमआर पढ़ते हैं। आप देखेंगे कि लगभग हर दूसरे साल जीएमडी जीएमआर पे क्वेश्चन जो है रिपीट हुए, ठीक है ना। तो जीएमडी जीएमआर आपको जो है देखना पड़ेगा। इसमें आप इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ये सभी पढ़ते हैं, तो अगर टाइम मिले तो उसको भी आप जो है देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बट जीएमडी जीएमआर निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है ना। जो भी आपके पास सर्किट गिवन हो, चाहे वो जो है सिंगल लाइन या फिर जो है डबल लाइन, जो भी सर्किट वहां पर जो दिया होगा, 3 आपके जो 3 के भी आते हैं, 4 के भी आते हैं, तो उन सब में आपका जीएमडी जीएमआर निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिएगा तो ट्रांसमिशन लाइन जो होती है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं तो मैं इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड एज द लोड फ्लो। लोड फ्लो में क्या पूछा जाता है बच्चा लोग, ध्यान समझना। लोड फ्लो में लगभग हर साल आप देखेंगे तो वहां पर वाई बस बनाने को आपको देता है या तो, ठीक है, या फिर वो पूछ लेता है कि आपका जो आपकी यहां पर इक्वेशन फॉर्म होगी उसका ऑर्डर क्या होगा। इक्वेशन जो आपकी फॉर्म होती है नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन निकालने के लिए, तो नंबर ऑफ द लोड फ्लो इक्वेशन के लिए, तो वहां पर इक्वेशन जो होगी उसका ऑर्डर क्या होता है, ये भी आपका बहुत बार पूछा गया है, तो वो भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो आपका क्या है, लोड फ्लो है। फॉर द
गेट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। और इसमें भी आपको ध्यान क्या रखना है, ऑर्डर, ठीक है ना, ऑर्डर ध्यान में रखना है, वाई बस ध्यान में रखना है, ये सारी चीजें आपको जो है ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो हमारा थर्ड टॉपिक क्या है, दैट इज कॉल्ड एज द फॉल्ट। फॉल्ट आपको पता ही है, फॉल्ट एनालिसिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक इन केस ऑफ द पावर सिस्टम। और फॉल्ट में भी आप देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चंस आए हैं वो सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट आए हैं या फिर आपको जो है थ्री फेज फॉल्ट वाले आए हैं। तो ठीक है, तो वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, सिमेट्रिकल क्या होता है, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स क्या होते हैं, और ये सारी चीजें मैंने आपको जो है डिस्कस करके रखी हैं, आप लेक्चर्स में देखेंगे भी, आगे भी मैं ऐसे ही टॉपिक्स को जो है डिस्कस करता रहता हूं, तो ठीक है, वहां से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फॉल्ट एनालिसिस में आपका जो इंपॉर्टेंट है वो आपको जो है थ्री फेज को वेटेज रखेंगे, एसएलजी को भी वेटेज रखेंगे। इसमें आपके यहाँ पर फिगर्स में भी कई बार पूछा गया है कि अगर आपका फॉल्ट एनालिसिस हो गया है, फॉल्ट हो गया मान लीजिए, तो वहां पर हम इसको जो है अगर मान लीजिए रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे यहाँ पर जो है रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो सब भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो फॉल्ट एनालिसिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना, इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, इसको मतलब अच्छे से करना, ठीक है ना। और फोर्थ देखिएगा स्टेबिलिटी। अगर स्टेबिलिटी के बारे में बात करता हूं तो स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड एज द इक्वल एरिया क्राइटेरिया, ठीक है ना। इक्वल एरिया क्राइटेरिया आप यहां पर देखें काफी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है ना। और इक्वल एरिया क्राइटेरिया से पूछा क्या है कि क्रिटिकल क्लीयरिंग एंगल और क्रिटिकल क्लीयरिंग टाइम, ठीक है ना, टीसीआर एंड डेल्टा सीआर। तो ये सारी चीजें भी आपको देखनी पड़ेगी इन केस ऑफ द पावर सिस्टम। अगर आप ये टॉपिक्स करते हैं तो यस, यहां से आपको जो है मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इन केस ऑफ द गेट एग्जाम। तो यहां पर पावर सिस्टम इज आल्सो कंप्लीटेड। नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट सब्जेक्ट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। यस, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं क्यों बोल रहा हूं, भीड़ से आप अलग हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और भीड़ में आप रह सकते हैं विद द हेल्प विद अगर आपने जो है विदाउट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब क्या, अगर आपने अगर आपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ दिया तो आप भीड़ में ही रह जाएंगे, ये बात कंफर्म है। क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स समझ में नहीं आती है, ये मैं जानता हूं। ये रीजन क्या है, रीजन कुछ नहीं है, रीजन सिर्फ ये है कि वो उनका बेसिक क्लियर नहीं होता है, वो उस चीज को समझना नहीं चाहते हैं। अगर समझ गए तो दिक्कत कभी नहीं आती है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ नहीं है, बस अगर आप उसमें इंटरेस्ट लेना चाहेंगे तो उसमें इतनी छोटी छोटी चीजें हैं और इतना मजा आएगा आपको, बिल्कुल। लेकिन क्या है कि बच्चों लोगों को लगता है नहीं सर हम इसको याद कर लेंगे, लिख लेंगे कहीं पर, ऐसा कर लेंगे, फॉर्मूले रट लेंगे, नहीं हो सकता। उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उससे आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, यस, बट जो नए क्वेश्चंस बनेंगे वो आप सॉल्व नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए आपको उसकी एनालिसिस करनी पड़ती है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कि सर अगर मैं इसमें ये वेरिएशन कर दूं तो क्या होगा, अगर मैं इसमें ये वेरिएशन कर दूं तो क्या होगा, बिल्कुल यही होता है। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जिसमें आपका मशीन भी आता है, पावर सिस्टम भी आता है, और इसमें आपका नेटवर्क भी आता है। तो इसलिए ये क्या है, एक तरह से कंबाइंड है, ठीक है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कभी भी मतलब हर अपने बैच में बोलता हूं कि बच्चा लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कभी भी छोड़ने का नहीं, छोड़ दिया तो आप गेट में टॉपर्स में नहीं आ सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हमेशा लेकर के चलना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर मैं इंपॉर्टेंट के बारे में बात करता हूं, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, तो यहां पर ध्यान रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूं चॉपर की। चॉपर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें भी मैं चॉपर में भी आपको बता दूं तो विद फिल्टर्स वाले जो हैं दैट इज कॉल्ड एज द बक बूस्ट एंड बक बूस्ट। तो बक बूस्ट और बक बूस्ट, बक हो गया, बक बूस्ट और बक बूस्ट, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप थोड़े से ध्यान से देख लेंगे, इसके सारे फॉर्मूलेज हैं। अगर आपको चीजें क्लियर हो जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है, फॉर्मूलेज रटने की जरूरत नहीं है, आप फॉर्मूले निकाल भी सकते हैं। प्रैक्टिस जितनी होगी आप उतने जल्दी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। फॉर्मूला निकालने में टाइम नहीं लगता है, आपको चीजों को बस थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा कि अगर आपका जो बक है तो उसका फिगर कैसे बनेगा, बूस्ट है तो फिगर कैसे बनेगा, और अगर आपका बक बूस्ट है तो फिगर कैसे बनेगा, ठीक है। स्टेप अप, स्टेप डाउन एंड स्टेप अप डाउन चॉपर, ठीक है ना। तो ये बात आपको जो ध्यान में रखनी है। इसके बाद देखता हूं चॉपर के बाद जो मेरा इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड एज द इन्वर्टर। इन्वर्टर के बारे में अगर मैं बात करूं तो इन्वर्टर में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड एज द वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर,
ठीक है ना। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में भी आपका जो 3 फेज जो है वही आपको जो पढ़ना है, और 3 फेज वाले में भी आपको यहाँ पर कितना है 120 एंड 180 डिग्री कंडक्शन वाला है, 180 और 120 दोनों पढ़ना है। और साथ में वहां पर जो लोड होते हैं कई बार एग्जाम में रिपीटेड है 3 फेज वाले में। 3 फेज वाले में जो आपका लोड है, अगर स्टार लोड है तो क्या होगा, अगर मान लीजिए आपका डेल्टा लोड है तो क्या होगा। बस यही क्वेश्चन काफी हद तक रिपीटेड आए, ठीक है ना। आपकी फेज करंट क्या है, पावर लॉस कितना होगा, ये सारी चीजें आपको जो एग्जाम में पूछी गई हैं। तो आई होप ये भी टॉपिक आप अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद भी यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स बच जाते हैं। सीरीज इन्वर्टर क्या होता है, या फिर जो है आपका यहाँ पर करंट सोर्स इन्वर्टर क्या होता है, वो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रेक्टिफायर, ठीक है ना। तो रेक्टिफायर में भी आपको जो है ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ कंट्रोल्ड वाले में पढ़ना है, ठीक है ना, कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। और कंट्रोल्ड वाले में भी आपका कोई भी लोड हो सकता है, क्योंकि अभी रिसेंट जो एग्जाम्स हो रहे हैं, रिसेंट आपके जो आपके गेट एग्जाम्स है, उसमें यहाँ पर लोड को कभी आर लेता है, कभी आरएल लिया है, आरएलसी लिया है, ठीक है ना। तो ऐसे लोड को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और उसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको बेसिक उसका क्लियर है तो प्रॉब्लम उसमें भी नहीं आएगी, ठीक है ना। तो कंट्रोल रेक्टिफायर भी आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और लास्ट ईयर मैंने बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को बताया था कि देखो बच्चा लोग, चांसेस है सोर्स इंडक्टेंस मत छोड़ना। बच्चों ने नहीं छोड़ दिया था, एग्जाम में क्वेश्चन आया, यस, नहीं कर पाए। सोर्स इंडक्टेंस हमेशा पूछा गया है लगभग, इफेक्ट ऑफ सोर्स इंडक्टेंस, ठीक है ना, इफेक्ट ऑफ सोर्स इंडक्टेंस। तो सोर्स इंडक्टेंस को गलती से मत छोड़ना, ठीक है। और इसमें बहुत अच्छी तरीके से मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन भी जो करा रखे हैं, ठीक है ना। तो इफेक्ट ऑफ सोर्स इंडक्टेंस, ठीक है ना। अब देखिए ये टॉपिक हमारे जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं इन किसके लिए, पार्ट 1 के लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। पार्ट 1 के बाद जो मेरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो क्या है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना। अब एनालॉग में देखते हैं, तो एनालॉग में बेसिकली आप देख सकते हो तो क्लिपर, क्लैंपर, ज़ेनर डायोड। ज़ेनर डायोड से भी आपका जो कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपका जो है ज़ेनर डायोड अगर लगा हुआ है तो वहां पर पावर कितना उसके अक्रॉस डिसिपेट हो, करंट कितनी फ्लो होगी, वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, ये सारी चीजें भी आपको जो पूछी गई हैं। तो आप यहाँ पर क्लिपर, क्लैंपर देख लेंगे, ठीक है ना, क्लिपर, क्लैंपर। उसके बाद आप यहाँ पर क्या देखेंगे, ज़ेनर डायोड, ठीक है ना, ज़ेनर डायोड। मैं इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए तो बहुत डेप्थ में है, उनका तो ये मेन सब्जेक्ट है, ठीक है ना, ज़ेनर डायोड। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्या देखना है, बीजेटी का बायसिंग देखना है। बीजेटी के बायसिंग में भी आपको कौन सी बायसिंग देखनी है, सर यहाँ पर सिर्फ मुझे डीसी बायसिंग देखनी है, एसी वाले में नहीं जाना है। एसी वाले में इलेक्ट्रिकल में क्वेश्चंस ना के बराबर पूछे गए हैं, ठीक है ना, उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। बट अगर किसी इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को एनालॉग में बहुत दिक्कत है कि सर मैं एनालॉग नहीं पढ़ना चाहता हूं, मुझसे कुछ नहीं होता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, तो टेंशन नहीं लेना, इसमें सिर्फ एक टॉपिक कर लेना, दैट इज कॉल्ड एज द ओपैम्प। ओपैम्प अगर आपने कर लिया तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। और ओपैम्प में भी आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, अगर आपको केसीएल लगाने आता है, केसीएल मैं बोल रहा हूँ, केसीएल अगर आपको जो है लगाने आता है नेटवर्क का, तो वो ओपैम्प में भी वैलिड होता है, वही आपको जो है केसीएल यूज करना है, और वहां पर ओपैम्प में आपको जो है आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ओपैम्प सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसके बाद यहां पर आपके पास श्मिट ट्रिगर भी आता है, श्मिट ट्रिगर और मल्टी वाइब्रेटर्स, ठीक है। तो वो भी आप देख लीजिएगा, अगर आप ईसी वाले हैं तो ज्यादा फोकस करिएगा, ये इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो नहीं, हल्का फुल्का फोकस करेंगे तब भी चल जाएगा, ठीक है ना। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में ये हमारे कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, आई होप ये सारी चीज आपको जो क्लियर हो गई होगी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल में सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है आपका, के मैप। बच्चा लोग के मैप तो आपको आना ही चाहिए, कई बार एग्जाम पूछा है, लगभग हर साल के मैप पूछता है, ठीक है ना, तो के मैप तो आना ही चाहिए, बिल्कुल सही बात, और आता ही होगा। नेक्स्ट देखिएगा मल्टीप्लेक्सर, बिल्कुल सही है कि सर कई बार तो ये पूछा होगा कि कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर लग सकते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए हमको जो है 64x1 का मल्टीप्लेक्सर बनाना है और हमारे पास जो है 16x1 का है, तो कितने मल्टीप्लेक्सर लगेंगे, इस टाइप से भी कई बार क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, यस सर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, काउंटर्स है।
काउंटर्स में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कई बार यहाँ पर मॉडुलस की वैल्यू पूछी गई है कि मॉड कितना बनेगा। ध्यान रखिएगा, मॉडुलस वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं कि मॉड कितने मॉड का बनेगा, तो वो सारी चीजें भी यहाँ से आपको जो है क्लियर होती हैं। सीक्वेंशियल जिसको बोलते हैं वो भी आप क्लियर करके रखेंगे। फ्लिप फ्लॉप वाले में आप जेके को ज्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है ना, जेके और एसआर वाले को फ्लिप फ्लॉप को ज्यादा प्रेफर करेंगे, इससे आपका जो काम चल जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है, उसको देखते हैं। तो डिजिटल में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, मतलब बेसिकली डिजिटल इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से गेट में मैक्सिमम 6 मार्क्स तक गया है, तो इतने टॉपिक्स हमारे लिए बहुत है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, सब्जेक्ट क्या है, कंट्रोल सिस्टम। हाँ, कंट्रोल सिस्टम इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब देखिए इसमें स्टार्ट हम लोग किससे करते हैं, टाइम डोमेन से करते हैं, ध्यान ही होगा आप लोगों को। तो टाइम डोमेन में आप एरर एनालिसिस जब करेंगे ना तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एरर वाले में आप वहां पर एरर कोफिशिएंट जो निकालते हैं दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। एरर कोफिशिएंट आप वहां पर कैसे जो किसका निकालते हैं, केपी होता है, केबी होता है और के होता है। मतलब क्या है, वहां से आपके जो एरर कोफिशिएंट इसको हम लोग जो बोलते हैं, ठीक है ना। तो एरर कोफिशिएंट आपको निकालते किसमें है, टाइम डोमेन में। तो टाइम डोमेन में आप एरर को कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है ना, एरर एनालिसिस, ठीक है ना, एरर वाले। तो यहां पर केपी हो गया, केबी हो गया और के हो गया, ठीक है, केपी, केबी एंड के। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या फ्रीक्वेंसी डोमेन है। फ्रीक्वेंसी डोमेन में अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पर और भी आपके जो है टाइम डोमेन में आ सकते हैं कि मतलब जो है इक्वेशंस में आपका पूछ लेता है कि जो है सेटलिंग टाइम क्या होता है, वो सारी चीजें भी इसमें आती हैं। राइज टाइम क्या होता है, सेटलिंग टाइम, तो वो सब भी आप फॉर्मूले जो है देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपका जो इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड एज द इनवर्स बोडे प्लॉट, ठीक है ना, इनवर्स बोडे प्लॉट, ठीक है ना। ये इसको थोड़ा जो ध्यान में रखिएगा, इनवर्स बोडे प्लॉट, ठीक है। और ये नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, इनवर्स बोडे प्लॉट आपको जो है देखना पड़ेगा और अच्छे से दिमाग में रख लेंगे, कोई बहुत टफ नहीं है। कंट्रोल सिस्टम तो वैसे भी बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, मैं इसको जो इजी मानता हूँ, और आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको इजी लगेगा। बेसिकली ये नेटवर्क से भी ज्यादा इजी है, ठीक है ना। अब देखिएगा इनवर्स बोडे प्लॉट हो गया, इसके साथ साथ आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा नाइक्विस्ट प्लॉट भी कई बार पूछा गया है, तो नाइक्विस्ट प्लॉट भी आप यहाँ पर देख लेंगे। उसमें पूछता है क्या, ये पूछता है कि कहाँ पर आपका जो है स्टेबल होगा और कहां पर अनस्टेबल होगा, वो सारी चीजें भी आपको जो देखने को मिलेंगी इसमें, तो वो भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके साथ साथ देखिएगा आपको गेन मार्जिन और फेस मार्जिन भी आपको निकालने आना चाहिए। विद द हेल्प ऑफ द इनवर्स बोडे प्लॉट भी आपको ये चीज पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्टेट स्पेस। स्टेट स्पेस में आपसे बहुत बार पूछा गया है आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, ये सारी चीजें यहां पर जो आती हैं। तो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स, इसके साथ साथ स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, जहां पर हम लोग जो इनवर्स लाप्लास निकालते हैं, तो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स भी आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, दिस इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द कंट्रोल सिस्टम। तो आई होप ये सारी चीजें आप अच्छे से कवर करेंगे। अगर आपको जो गेट में अच्छा स्कोर करना है या फिर 60+ मार्क्स लाने हैं तो ये आप कवर कर लेंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल सिस्टम में यहां तक राउथ और रूट लोकस, राउथ हर्विट्ज और रूट लोकस, वो भी आपके इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, मेजरमेंट। अब देखिए मेजरमेंट में काफी हद तक जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो एक्सटेंशंस पे पूछे गए हैं। स्टार्टिंग में मैं बात करता हूं तो एक्सटेंशन ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर, शंट में लगाया, सीरीज में लगाया, रेजिस्टेंस कितना हो गया, मल्टीप्लायर क्या होगा, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर जो देखने को मिल सकती है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करता हूं तो नेक्स्ट जो मेरा इंपॉर्टेंट दैट इज कॉल्ड एज द वॉटमीटर। वॉटमीटर नहीं छोड़ने का, वॉटमीटर और एनर्जी मीटर, इससे लगभग हर साल एक आध क्वेश्चन आपको जो देखने को मिला ही है। तो वॉटमीटर एंड एनर्जी मीटर इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। वॉटमीटर से आया होगा, हो सकता है कि वो एनर्जी मीटर से ना आया हो, लेकिन हो सकता है कि दोनों से ही आया हो, ठीक है ना। तो वॉटमीटर, इसमें भी आप 2 वॉटमीटर वाले को ज्यादा प्रेफर करेंगे, ध्यान दीजिएगा 2 वॉटमीटर ही आपको पढ़ना है, बाकी 3 वॉटमीटर और 1 वॉटमीटर वाला क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। मैक्सिमम टाइम जो आपको पूछा हुआ है वो आपका 2 वॉटमीटर वाला ही पूछा हुआ है। तो वॉटमीटर और एनर्जी मीटर, ठीक है, एनर्जी मीटर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है, सीआरओ वाला है। तो सीआरओ वाला भी आप देख लेंगे, उसके कुछ फॉर्मूलेज हैं।
तो डिफ्लेक्शन वाला, आपकी जो डिफ्लेक्शन कितनी होती है, डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी क्या होती है, वो सारी चीजें भी यहाँ पर आती हैं, तो उसको भी आप एक बार देख लेंगे, ठीक है ना। तो आई होप ये चीजें आपको जो क्लियर हो गई। इसके बाद चलता हूं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, सिग्नल एंड सिस्टम। सिग्नल एंड सिस्टम में एक मार्क्स का क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा हुआ है कि कौन सा ये आपका जो टाइप ऑफ द सिस्टम या फिर टाइप ऑफ द सिग्नल, इस तरह से कि ये आपका एनर्जी सिग्नल है, पावर सिग्नल है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट, इस तरह से भी क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो फर्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्या है कि टाइप ऑफ, आपका क्या हुआ, टाइप्स ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, ठीक है ना। इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, लीनियर, नॉन लीनियर, उसके बाद आपका जो है आता है लीनियर हो गया है या फिर जो है नॉन लीनियर हो गया, टाइम इनवेरिएंट, टाइम वेरिएंट, ये सारी चीजें आप प्लीज अच्छे से देख लीजिएगा। एक मार्क्स का क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा गया है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एज द फोरियर। अच्छा, फोरियर सीरीज से भी लगभग हर साल एक क्वेश्चन तो आपका आता ही है। नेक्स्ट क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंट ईयर्स में आप देख सकते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। इसके पहले लाप्लास से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे, बट रिसेंट ईयर्स में फोरियर ट्रांसफॉर्म को ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। लाप्लास वाले में आरओसी वाला जो क्वेश्चन होता है उसको अच्छे से देख लें कि वहां पर आरओसी जो है कैसे निकालते हैं, तो वो सब भी आप प्लीज ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो टाइप ऑफ द सिग्नल्स हो गया, फोरियर ट्रांसफॉर्म हो गया, फोरियर सीरीज हो गया, और जेड ट्रांसफॉर्म भी आप देखेंगे। जेड ट्रांसफॉर्म भी आपका इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग जो है उसका इनवर्स लेकर के निकालते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, कोई बहुत ही टफ नहीं है, ठीक है ना। और ये सब तो वैसे भी बेसिक, आप बोल सकते हैं कि बेसिक आपका जो है बेसिक सब्जेक्ट्स है, ठीक है ना। तो आई होप ये आपको जो क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलते हैं, ईएमएफटी। ईएमएफटी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैं नहीं कह सकता हूं, बट रिसेंट ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको जो बोलूंगा कि हाँ पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि आपको जो है डेल ऑपरेटर, ठीक है, डेल ऑपरेटर आपको आना चाहिए कि यहाँ पर डेल ऑपरेटर आपका जो क्या होता है, यहाँ पर कर्ल, डाइवर्जेंस, ये सब आपको जो निकालने आना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं जो बात करता हूं तो ईएमएफटी में आपको ध्यान देने वाला क्या है, फैराडेज लॉ और कैपेसिटेंस वाला क्वेश्चन तो नहीं छोड़ना है। एक आप ध्यान रखिएगा, आपके पास एक कैपेसिटेंस वाला क्वेश्चन आता है कि बीच में कुछ देर आपका जो कुछ प्लेस में आपका जो है डाइलेक्ट्रिक है और कुछ प्लेस में आपका जो एयर है, तो एयर डाइलेक्ट्रिक इस तरह से आपके जो सिस्टम जो बने हुए होते हैं, तो वहां पर उसका ओवरऑल कैपेसिटेंस पूछता है, तो उसको भी आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो कैपेसिटेंस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आप यहाँ पर फैराडेज लॉ, बाकी लॉ जो है जैसे कि आपका फैराडेज लॉ हो गया, बायोट सावर्ट लॉ हो गया, ये सब चीजें भी आप लॉ भी सारे देखेंगे, तो ईएमएफटी भी अच्छे से आप कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर टोटल सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बोला हूँ स्ट्रेटेजी आपको क्या फॉलो करनी है। ये सारे टॉपिक्स कम से कम आपको जो कवर करके जाने हैं टू गेट द गुड स्कोर इन केस ऑफ द गेट एग्जाम। तो अगर आप कॉलेज में हैं तो भी आप इसको जो फोकस कर सकते हैं, क्योंकि कॉलेज में अगर आप हैं तो इसको अगर आप फोकस करेंगे तो आपको आगे भी इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, इन केस ऑफ द गेट एग्जाम, ठीक है। तो ठीक है, इसके साथ मैं इस लेक्चर को यहीं पे जो है कंप्लीट करता हूं, ये वीडियो को यहीं पर जो है कंप्लीट करता हूं, और ऐसी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी मैं आगे भी आपके साथ लेकर के आऊंगा, और भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपको मैं बताता रहूंगा। और साथ साथ ये अभी रिसेंट ईयर्स में और भी जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी मैं आपको जो है लेकर के आऊंगा और दिखाऊंगा कि मतलब कैसे क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो ठीक है। और साथ में अगर आपको जो है मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हो तो प्लीज आप इसको जो है बाय भी कर सकते हैं। मैंने बता रखा है कि आप जो ऑनलाइन इंजीनियरिंग की जो वेबसाइट पे जाएंगे वहां पर आपको नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, वहां से आप जो खरीद भी सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अच्छे से पढ़ेंगे, सिलेक्शन होगा, मुझे बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में या फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।